जब कोई खुद को खत्म करने के बारे में सोचता है, सोचिए वो किस दौर से गुजरता है और ऐसी कौन सी स्थिति होती है जिसके दबाव में अपनी कीमती जिंदगी को ही खत्म करने के लिए तैयार हो जाता है। हरियाणा कैडर के आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार अब नहीं रहे, वो चले गए। पत्नी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के साथ जापान दौरे पर थी और पति ने घुट घुट कर अपनी जान दे दी। क्यों जान दी, समझना जरूरी है। हरियाणा कैडर के आईपीएस अधिकारी पूरन कुमार वही नाम जो न्याय, ईमानदारी और साहस की मिसाल था, लेकिन आज वही अधिकारी जिसने जातिगत भेदभाव और प्रशासनिक अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई अब हमारे बीच नहीं रहा। सबसे ज्यादा चर्चा एक एफआईआर को लेकर है जिसमें वाई पूरन कुमार का नाम भी शामिल कर लिया गया था। इसी को लेकर सवाल है कि आखिर सरकार से मंजूरी लिए बिना ही उनके नाम पर एफआईआर क्यों दर्ज की गई। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रवीण सानी। दोस्तों, मैं शॉक्ड हूं। अभी कल की ही तो बात है, दलित समाज से आने वाले सीजीआई गवई का अपमान हुआ था और अब एक और मामला सामने आ गया जहां दलित समाज से आने वाले ही एक शख्स जो कि उच्च पद पर था, एक ऐसे रास्ते को अपना लिया जो कि मेरी समझ से बाहर है। उन्हें अंतिम सांस तक लड़ना चाहिए था, लेकिन उससे पहले ही सास के साथ उन्होंने वफादारी नहीं निभाई। सामंतशाही सास को बंद करने की बजाय अपनी ही सास को बंद कर लिया। ये मेरी समझ से ठीक फैसला नहीं था, लेकिन इस पर मैं बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बात करनी जरूरी है। हम और आप बात नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा। हरियाणा कैडर के आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार चंडीगढ़ में मौजूद अपने आवास पर मृत पाए गए। कहा जा रहा है कि उन्होंने खुद को गोली मारी। पूरन कुमार हरियाणा में एडीजीपी के पद पर थे। उनकी पत्नी अमनीत पी कुमार हरियाणा कैडर की आईएएस हैं। वह भी हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल के साथ जापान में है। वाई पूरन कुमार का परिवार चंडीगढ़ के सेक्टर 11 में रहता था। वाई पूरन कुमार ने अपनी सर्विस रिवॉल्वर से अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। कहा जा रहा है उन्होंने 7 अक्टूबर को अपने गनमैन से बंदूक ली थी। उनकी बेटी को ये बंदूक बेसमेंट में मिली। दावा किया जा रहा है वाई पूरन कुमार ने अपने घर के बेसमेंट में जाकर खुद को गोली मारी है। उनका बेसमेंट साउंड प्रूफ है, जिसके चलते गोली चलने की आवाज बाहर नहीं आई। काफी देर बाद उनकी बेटी ने नीचे जाकर देखा तो पिता की लाश पड़ी थी और पास में रिवॉल्वर भी पड़ी थी। उसने पुलिस को सूचना दी। वाई पूरन कुमार हरियाणा कैडर के आईपीएस थे। अभी वो पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज में तैनात थे। वो अपने कार्यकाल के दौरान कई महत्वपूर्ण पदों पर रहे। घटना के दौरान एडीजीपी रैंक के अधिकारी पूरन कुमार की पत्नी अमनीत पी कुमार घर पर नहीं थी। वह भी हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में एक आधिकारिक प्रतिनिधि मंडल के साथ जापान में है। पुलिस की टीम और फॉरेंसिक एक्सपर्ट को घटना स्थल पर भेजा गया और फिलहाल जांच जारी है। हरियाणा के सीनियर आईपीएस ऑफिसर वाई पूरन कुमार ने अपनी जीवन लीला क्यों समाप्त की, अभी तक सबके सामने नहीं आया। एडीजीपी रैंक के पूरन कुमार आईपीएस की सीनियरिटी को लेकर सवाल उठाते रहे हैं, सिस्टम को हमेशा चुनौती देते रहे। वो समय समय पर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज को भी पत्र लिखते रहे। वो हरियाणा में टीचर हत्याकांड की जांच कर रहे थे। वाई पूरन कुमार की मौत मामले में कई सवाल उठ रहे हैं। चंडीगढ़ पुलिस को उनके आवास से 9 पेज का एक पत्र बरामद हुआ जिसमें एक बड़े पुलिस अफसर का नाम लिखा हुआ है। तो वो कौन है अफसर जिसकी वजह से वाई पूरन कुमार को ये खौफनाक फैसला लेना पड़ा। दोस्तों, अब चलिए आपको बताते हैं कि दलित समाज से आने वाले आईपीएस पूरन कुमार आखिर क्या कर रहे थे, जिसकी वजह से वो बहुत की आंखों में खटक रहे थे और खटक रहे थे तो उन्हें फंसाने का प्रयास हुआ और फिर इस तरीके के फैसले को लेने को मजबूर होना पड़ा। हरियाणा के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक वाई पूरन कुमार की ओर से जीवन लीला समाप्त करने से न सिर्फ अब सच्चाई में हड़कंप मच गया, बल्कि कई सवाल खड़े हो गए। अपने अधिकारों की लड़ाई अनुसूचित जाति आयोग तक लड़ने वाले पूरन कुमार अपनी जान ले सकते हैं। ये अपने आप में सोचनीय सवाल है। वो पूरन कुमार जिन्हें सराहनीय सेवाओं के लिए राष्ट्रपति के हाथों पुलिस पदक मिला, उन्होंने आखिर ये कदम क्यों उठाया। दोस्तों, इसकी कहानी शुरू तब होती है
जब साल 2024 में हरियाणा में 1991, 1996, 1997 और 2005 बैच के अधिकारियों के प्रमोशन पर सवाल उठाते हुए हरियाणा सरकार को पूरन कुमार ने चिट्ठी लिखी थी। आरोप लगाया था वित्त विभाग ने गृह विभाग के नियमों को अनदेखा करते हुए ये प्रमोशन किए हैं। इस संबंध में उन्होंने 11 अक्टूबर 2022 को गृह विभाग के तत्कालीन सचिव राजीव अरोड़ा को भी अवगत कराया था। उन्होंने अपनी प्रमोशन और सैलरी फिर से तय होने की बात भी कही थी। फिर एक और मामले में पूरन कुमार अकेले ही पूरे सिस्टम से उलझ पड़े। पूरन कुमार ने अंबाला के एसपी को शिकायत देकर पूर्व डीजीपी मनोज यादव पर उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए SC/ST एक्ट के तहत केस दर्ज करने की गुहार लगाई थी। शिकायत के मुताबिक वो 3 अगस्त 2020 को सार्वजनिक आवास के दिन शहजादपुर थाने में बने मंदिर में गए थे। इसके बाद 17 अगस्त 2020 को तत्कालीन डीजीपी मनोज यादव ने पत्र लिखकर जवाब तलब कर लिया। क्या थाने में मंदिर स्थापित करने से पहले हरियाणा सरकार से अनुमति ली गई थी? इसके बाद पूरन कुमार अनुसूचित जाति आयोग के पास भी अपनी शिकायत लेकर गए थे, जिस पर आयोग ने सरकार से जवाब तलब किया था। एक और मामले में प्रशासन में बैठे सामंतशाही प्रवृत्ति वाले लोगों से पूरन कुमार उलझे थे। पूरन कुमार ने एक बार सरकारी वाहन लेने से इनकार कर दिया था। उनका तर्क था कि उन्हें पुरानी होंडा सिटी कार दी जा रही है, जबकि विभाग में कई अधिकारियों के पास नई इनोवा क्रिस्टा कारें थी। इस दौरान उन्होंने सरकारी वाहन ही वापस कर दिया था। पूरन कुमार ने उन IPS अधिकारियों के खिलाफ भी शिकायत की थी जो कि एक से ज्यादा सरकारी आवासों पर कब्जा जमाए बैठे थे। इस दौरान उन्होंने एक अधिकारी एक आवास की नीति लागू करने की अपील की थी। इसके बाद संबंधित अधिकारियों से एक सरकारी वाहन खाली कराते हुए जुर्माना राशि वसूली गई थी। अब देखिए सिस्टम से निर्भीक होकर सवाल पूछने वाले पूरन कुमार को कैसे फंसाया गया। उनके सवालों से, उनके आरोपों से बौखलाए हुए सिस्टम ने उनकी ईमानदारी पर दाग लगा दिया। दोस्तों, पूरन कुमार के रोहतक रेंज IG रहते हुए रीडर पर मामला दर्ज हुआ था। शराब कारोबारियों से पैसे मांगने के आरोप में एक केस दर्ज हुआ था और पूरन कुमार को आशंका थी कि उन्हें भी फंसाया जा सकता है। मतलब पूरन को पहले ही आभास हो चुका था। ये जो सिस्टम में बैठे सामंतशाही सोच के अफसर हैं, उन पर जो वो सवाल उठा रहे हैं, उसका खामियाजा उन्हें उठाना पड़ सकता है। ये मामला रोहतक के एक शराब कारोबारी से जुड़ा है, जिसने पूरन कुमार के गनर सुशील कुमार के खिलाफ 2.5 लाख रुपए की रिश्वत मांगने के आरोप में FIR करवाई थी। इसी मामले में पूरन कुमार का नाम भी दर्ज किया गया है। कॉन्ट्रैक्टर ने इस वाक्य का सबूत भी CCTV फुटेज और ऑडियो रिकॉर्डिंग के तौर पर सौंपा। पुलिस ने 7 अक्टूबर को FIR दर्ज की थी और फिर उसी रात सुशील कुमार को अरेस्ट करके अदालत में पेश किया था। इसी को लेकर IPS अधिकारी के परिवार के लोगों का कहना है कि उन्हें अपनी जीवन लीला खत्म करने को मजबूर होना पड़ा। इस बीच शराब कारोबारी परवीन बंसल का वीडियो भी खूब चर्चा में रहा। इसमें उन्होंने पूरन कुमार के गनर पर आरोप लगाया कि सुशील कुमार रिश्वत देने का दबाव बना रहा था। वो ऑफिस में आकर धमकाता था, मुझे मेंटली और फिजिकली टॉर्चर करता था। परेशान होकर मैंने रोहतक पुलिस को शिकायत दी थी। माना जा रहा है कि पूरन कुमार के अपनी जीवन लीला समाप्त करने की यही वजह रही, क्योंकि पुलिस पूछताछ में सुशील ने वाई पूरन कुमार का नाम लिया था। रोहतक के SP ने बताया कि पूरन कुमार के गनमैन सुशील ने शराब कारोबारियों से 2 से 2.5 लाख रुपए मंथली रिश्वत मांगी थी। इससे जुड़ी एक ऑडियो क्लिप भी थी। शराब ठेकेदार परवीन बंसल की शिकायत पर 6 अक्टूबर की रात अर्बन स्टेट थाने में हेड कांस्टेबल सुनील कुमार पर मामला दर्ज किया गया था। उसे अरेस्ट करने के बाद कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। पूछताछ में सुशील ने पूरन कुमार का नाम लिया था। अभी तक पूरन कुमार को कोई नोटिस नहीं दिया गया था। सुशील की ड्यूटी नारनौल में थी, लेकिन 5 साल से वो पूरन कुमार के साथ रह रहा था। पूछताछ में उसने कबूल किया कि सुशील रोब दिखाकर पहले भी शराब ठेकेदारों से पैसे ले चुका है। लेकिन यहाँ सोचने वाली बात यह है कि शराब कारोबारी ने IPS पूरन कुमार का नाम नहीं लिया, फिर भी उन पर FIR दर्ज कर ली गई। उनके गनर ने कहा कि पूरन शामिल है और पुलिस प्रशासन ने मान लिया। पूरन का गनर ठीक कह रहा है, सरकार से इजाजत नहीं ली गई, फैसला अपनी स्वर्ण सोच के मुताबिक ले लिया गया।
सोचिए जब राज्य का मुख्यमंत्री खुद ओबीसी समाज से है, सोचिए देश का प्रधानमंत्री ओबीसी समाज से है, सोचिए देश की राष्ट्रपति आदिवासी समाज से है, सोचिए सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस दलित समाज से, फिर भी दलित समाज से आने वाले लोगों को प्रताड़ित किया जाता है। तो दोस्तों, एक तरह से देखा जाए तो पूरन कुमार को फंसाने का पूरा प्रयास हो रहा था। दोस्तों, बीते 4 साल में पूरन कुमार ने कई बार प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल उठाए। वो अपने ही डीजीपी से लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त तक की शिकायत कर चुके थे। साथ ही उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों पर जाति के आधार पर ट्रांसफर करने के भी आरोप लगाए थे। साथ ही कुछ आईपीएस अफसरों के प्रमोशन पर भी सवाल उठाए थे। पूरन कुमार को 29 सितंबर को सरकार ने रोहतक रेंज के आईजी पद से हटाते हुए पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज सुनारिया में आईजी लगा दिया था। पुलिस महकमे में से एक तरह की पनिशमेंट ट्रांसफर समझा जाता है। हालांकि उन्होंने अब तक ज्वाइनिंग नहीं की थी, लेकिन जिस दिन उन्होंने अपनी जीवन लीला को समाप्त किया उसी दिन उन्हें ज्वाइन करना था। लेकिन उससे पहले ही मंगलवार को पूरन कुमार ने चंडीगढ़ के सेक्टर 11 में अपने निजी आवास पर खुद को गोली मार ली। सोचिए, पूरन कुमार लगातार मुखर होकर बता रहे थे कैसे उनके साथ लगातार भेदभाव और उत्पीड़न होता रहा। फिर चाहे उनसे जूनियर अधिकारियों के प्रमोशन और सैलरी वृद्धि हो, क्या ये सब दलित समाज से आने की वजह से उनके साथ हो रहा था? पूरन कुमार ने सिर्फ 2 महीने में 5 शिकायतें दर्ज कराई। एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी द्वारा लगातार अपमान और मानसिक उत्पीड़न के खिलाफ उनकी शिकायत किस तरह से सुनी गई, उसकी एक वानगी देखिए। शिकायत को लेकर एक जांच समिति बनाई गई। पता है उसमें क्या हुआ? उसमें कोई भी एससी सदस्य शामिल नहीं था जिस पर उन्होंने आपत्ति जताई थी। उनकी आखिरी तैनाती आईजीपी होम गार्ड्स के रूप में की गई, एक गैर कैडर पद जिसे उन्होंने सार्वजनिक अपमान और पद के दुरुपयोग बताया, और अब वो अधिकारी मृत पाए गए। एक ऐसे सिस्टम में जो न्याय देने की बजाय सत्य बोलने वालों को तोड़ देता है। पूरन कुमार की मौत सिर्फ एक अफसर की नहीं, बल्कि उस उम्मीद की भी है जो समानता और संविधान में विश्वास रखती थी। ये घटना जातिगत भेदभाव, सामंती सोच की क्रूर सच्चाई को उजागर करता है। ऐसा लगता है कि जातिगत भेदभाव व्याप्त है, खुला है, अनियंत्रित है, बेहद अपमानजनक है और हर संभव तरीके से किया जाता है। अगर एक आईपीएस अधिकारी नौकरशाही के शीर्ष पर रहते हुए जातिगत भेदभाव का सामना कर रहा है, तो सोचिए आम आदमी के साथ क्या होता होगा। और इसलिए तो मैं कह रहा हूं, इंतहा हो गई, टूट रहा है सब्र, उठ रहा है विश्वास, और इसका नतीजा है पूरन कुमार का फैसला।